वेलकम स्टूडेंट्स 11th एमयू एस्पिरेंट्स। लास्ट टॉपिक की वीडियो आपको मिल गई होगी जिसमें हमने पर्सनैलिटीज को कवर किया था। आज हम उर्दू लैंग्वेज एंड पोएट्स का हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक से एक या दो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। इसमें हम उर्दू लैंग्वेज के ऊपर फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, कहाँ ओरिजिन हुआ, कौन से स्कूल कहाँ पर, कितने तरीके की क्या क्या चीज़ें हैं उर्दू में एज अ लैंग्वेज, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और इसके पोएट्स के ऊपर, इसके मेन पोएट जैसे अमीर खुसरो साहब, मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब और इस तरह के तमाम वो शायर जिन्होंने उर्दू को अपने मुकाम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। स्टूडेंट्स, उर्दू को खिचड़ी जबान भी कहा जाता है क्योंकि मिक्स लैंग्वेज है। ओरिजिन इसका हिंदुस्तान की धरती पर हुआ, इंडियन सॉइल पर हुआ और काफी सारी लैंग्वेजेस को मिला के बनी है। बहुत मीठी जबान है, बड़ी तहजीब और अदब की जबान है। और अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का वो डिस्ट्रिक्ट जहां पर इस उर्दू को इसके मुकाम पर और ऊंची तरीके से पहुंचाया गया। हमारे कल्चर को शो करती है ये लैंग्वेज। अगर आप देखेंगे कि जितने भी ज्यादातर ये वर्ड्स जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं, हमको पता ही नहीं होता ये किस लैंग्वेज के। ये बहुत सारे वर्ड इसमें से उर्दू के होते हैं, जैसे अदालत, दरवाजे, ठीक है, ऐसे जो कई सारे वर्ड्स हैं वो सब उर्दू के हैं। ठीक है, तो उर्दू का हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये लैंग्वेजेस जो होती हैं हमारे व्यूज को एक्सप्रेस करने का एक मीडियम है। और उर्दू को मैं कहूंगा कि सबसे वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड पोलाइट मैनर ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर व्यूज। तो आज उर्दू के ऊपर हम अपनी कुछ डिस्कशन करते हैं। तो कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं उर्दू के बारे में। सबसे पहले आएगा उर्दू एज अ वर्ड। उर्दू is Turkish word which implies, क्या implies करता है, can और are। क्यों करता है? क्योंकि इसका जो जन्म हुआ इस लैंग्वेज को, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज जन्म लेती है तो बिल्कुल फुल बॉडी आ जाती है, धीरे धीरे करके उसमें काफी सारी चेंजेस आते हैं। तो ये एक आर्मी कैंप में इसका जन्म हुआ था, ठीक है, इसलिए टर्किश वर्ड है व्हिच इंप्लाइज आर्मी। ठीक है, इट्स अल्फाबेट्स is the same as Persian and Arabic। इसके जो अल्फाबेट्स हैं वो लगभग पर्शियन लैंग्वेज के और अरबिक लैंग्वेज के लगभग सेम है। ओरिजिन इन नॉर्थ but become literary language in Deccan। उर्दू का वर्ड जो लैंग्वेज है, इसका जो जन्म हुआ, वो जन्म जो हुआ इसका, ये नॉर्थ में हुआ, नॉर्थ इंडिया में हुआ। और ये लिटररी लैंग्वेज यानी इसके ऊपर जो ज्यादा इसको डेवलप किया गया इस लैंग्वेज को, वो डेक्कन इंडिया में करा गया। फर्स्ट पोएट ऑफ उर्दू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट पोएट ऑफ उर्दू अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इसके पहले पोएट हुआ करते थे। हातिम was the
फाउंडर ऑफ दिल्ली स्कूल ऑफ पोएट्री। हातिम ने पहला स्कूल फाउंड किया था इसके लिए इसको कहा गया दिल्ली स्कूल ऑफ पोएट्री। फोर पिलर्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके फोर पिलर्स कौन कौन से हैं? मीर, दार, मजहर एंड सौदा। ये चार इंपॉर्टेंट पोएट्स रहे जिन्होंने उर्दू को काफी बड़ा मुकाम दिया, बहुत बड़ा। आफ्टर डेक्कन द सेंटर ऑफ उर्दू लैंग्वेज लर्निंग was dead। जब मैंने क्या कहा, नॉर्थ में इसका जन्म हुआ, मगर इसको लिटरेरी लैंग्वेज बनी ये डेक्कन में, मगर डेक्कन के बाद जो उर्दू लर्निंग का जो सेंटर बना, जब ये लैंग्वेज की शक्ल में आ गई, तब इसका दिल्ली एज अ सेंटर बना इसका उर्दू लैंग्वेज का स्प्रेड और इसके ग्रोथ का, क्योंकि ये किंग्स की, कई सारे किंग्स की ये कैपिटल बनती गई। ठीक है, और आफ्टर दिल्ली लखनऊ बिकम द सेंटर, लखनऊ बिकम द सेंटर ऑफ द दिल्ली उर्दू डेवलपमेंट। जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज है। जैसे हमारे स्टेट की हिंदी और उर्दू है, ऐसे ही जम्मू कश्मीर की प्राइम लैंग्वेज क्या है? उर्दू लैंग्वेज। यानी जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन होंगे वो सारे उर्दू एज उर्दू में करे जाएंगे, उर्दू लैंग्वेज में करे जाएंगे। उर्दू एज अ लैंग्वेज जो एक्सप्रेस की जाती है वो चार तरीके से एक्सप्रेस की जाती है। पहला है गजल, दूसरा है मसनवी, तीसरा है कसीदा और चौथा है मरसिया। यानी गजल, मसनवी, कसीदा और मरसिया, इन चार तरीके से हम उर्दू को, जो उर्दू पोएट्री है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, उर्दू एज अ पोएट्री को। ठीक है, अब ये क्या है ये समझ में नहीं आया कि थोड़ा सा जिनके पास उर्दू अपने 10th क्लास में रही होगी एज अ सब्जेक्ट उनको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, मगर डोंट वरी जिनके पास नहीं थी बिल्कुल भी, जितने फैक्ट्स आपको अभी तक बताए हैं उसको जरा ध्यान से करिएगा। अब इसके बाद हम पोएट्री, पोएट्स को करेंगे, पोएट्स की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, उनके लिटरेचर, उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया उर्दू को लैंग्वेज में, उसको मैं दोबारा इस चीज को कह रहा हूँ। 1 और 2 क्वेश्चंस मैक्सिमम है जो इस पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए गजल क्या है। इट इज एन अरेबिक वर्ड which implies talking with women or about women। गजल का मतलब है टॉकिंग विद women और अबाउट द women। ठीक है, इसका जो फर्स्ट आदों में काफी शेर जैसे कविताएं होती हैं, ऐसी शेर और शायरी भी होती है। ठीक है, तो उसका जो पहला शेर होता है, फर्स्ट शेर जो गजल का है उसे कहा जाता है ऑफ गजल, तो कहते हैं मतला। जो पहला शेर होता है गजल का उसको कहते हैं मतला, और जो लास्ट शेर ऑफ गजल जो होता है उसको कहते हैं मक्ता। ठीक है,
पहला शेर जो गजल का होगा उसे कहा जाएगा मतलब, और दूसरे शेर को कहा जाएगा मक्का। तो यानी गजल वर्ड का मतलब क्या है, टॉकिंग विद वुमेन और अबाउट द वुमेन। पहला शेर, ये देखिए बस छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, इसको डेली रीडिंग बेसिस पे रखिएगा अपना, ठीक है, डेली रीड करेंगे अपने आप याद हो जाएगा ये आपको। दूसरा आता मसनवी। मसनवी का फॉर्म क्या होता है, डिलीवरिंग a story in a sequence। जब हम किसी भी स्टोरी को डिलीवर करते हैं, जैसे अभी हमने जब पर्सनैलिटीज पढ़ा था तो उसमें अल्लामा इकबाल साहब को पढ़ा हमने, उनकी भी मसनवीज आई थी, फर्स्ट मसनवी, सेकंड मसनवी जब आई थी, फर्स्ट मसनवी को आर ए निकलसन जो थे, प्रोफेसर आर ए निकलसन, उन्होंने इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया था, ठीक है। तो मसनवी का मतलब होता है जब हम कोई भी स्टोरी को सीक्वेंस में डिलीवर करते हैं, ठीक। उसके बाद आता है कसीदा। कसीदा का मतलब है जब किसी को बहुत ज्यादा उसकी तारीफ में कुछ कहा जाए। अक्सर ये करा जाता था जब किंग्स को खुश करना हुआ करता था तो कसीदे पढ़े जाते थे, जैसे कहते हैं ना किसी के नाम के कसीदे पढ़ना, तो मतलब उसकी तारीफ बहुत करना, है ना। इट इज अ फॉर्म ऑफ पोएट्री in which poet praises somebody जब किसी को प्रेज करना हो, जिसकी जब कभी किसी की तारीफ करनी हो। और मर्सिया मर्सिया अ टाइप ऑफ पोएट्री जिसमें पोएट जो है वो शॉक यानी सदमा और पेन यानी दर्द, जब किसी की डेथ पर होता है, किसी की डेथ हो गई और उस पर बहुत शॉक, बहुत धक्का लगा हो और बहुत दर्द हुआ हो, तब पोएट जब उसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उर्दू पोएट्री में कन्वर्ट करता है, तब उसे मर्सिया कहा जाता है। जैसे न जाने कितने चिरागों को मिल गई शोहरत, एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से, उदास छोड़ गया हमको वो गुलाब खिलते थे कल जिसके मुस्कुराने से, ठीक है। तो ये हमारी उर्दू पोएट्री को लेकर था फैक्ट्स, कहाँ पे उर्दू का जन्म हुआ, अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज के संग मिलके बनी ये। पहले नॉर्थ में इसका जन्म हुआ, मगर डेक्कन में लिटरेरी लैंग्वेज बनी। आफ्टर डेक्कन दिल्ली बिकम द सेंटर ऑफ उर्दू लिटरेचर, आफ्टर दिल्ली लखनऊ बिकम द सेंटर ऑफ उर्दू लिटरेचर। जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज है ये। अब हम पोएट्स के बारे में बात करते हैं। अमीर खुसरो साहब के बारे में बात करते हैं जो उर्दू के पहले पोएट हुए। ये बहुत ग्रेट इंडो पर्शियन पोएट थे, ही वाज अ ग्रेट इंडो पर्शियन पोएट। और इनका जो जन्म हुआ था वो 1253 एडी में पटियाली, पटियाली जगह पड़ती है, पटियाली कहाँ पड़ता है, एटा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एटा जो यूपी में, हमारे अलीगढ़ के पास ही जो एटा डिस्ट्रिक्ट है उसमें जगह पड़ती है पटियाली, वहां पे इनका जन्म हुआ। ये टर्क थे, इनके फादर ड्यूरिंग द रूल ऑफ इल्तुतमिश, जो हमने मेडिकल हिस्ट्री में पढ़ा था, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो अगला स्लेव डायनेस्टी का रूलर बना था, उसके ड्यूरेशन में इंडिया में आना हुआ था इनका। अमीर खुसरो जो स्टूडेंट थे वो किसके थे, वो एक बहुत बड़े सूफी संत हुआ करते थे जिनका नाम था चश्ती सेठ निजामुद्दीन औलिया, जिनकी दरगाह दिल्ली में है। उनके इस डिसाइपल हुआ करते थे। इन्होंने कई सारे जो रूलर्स थे, बलबन के जो नेफ्यू था, जो लास्ट पावरफुल एम्परर था स्लेव डायनेस्टी का, उसके नेफ्यू के संग काफी समय तक इंडिया में रहे और ये गयासुद्दीन तुगलक तक के पीरियड में रहे। इसके बाद इनकी क्या कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक
के ड्यूरेशन में इनकी डेथ हो जाती है। जब मोहम्मद बिन तुगलक था उस टाइम इंडिया का रूलर, दिल्ली का रूलर, और ये अपने जो इनके टीचर थे, इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, जो सूफी संत थे, इनकी डेथ के बाद उनकी डेथ होती है 1325 AD में। और इनको जो दफनाया गया, उनको दफनाया जहाँ कहता उनकी आज मजार है, वहां उन्हीं के पैरों की तरफ अमीर खुसरो को दफना दिया गया। इनका कुछ लिटरेरी वर्क है बेटा, ये लिटरेरी वर्क्स ही कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, या ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पूछ लिए जाते हैं। जैसे इनके कुछ लिटरेरी वर्क्स थे, इन्होंने क्या क्या करा, 5 दीवान्स, द खंसा, नूह सिफ्र, तुगलक नामा और मिफत उल फुतुह इन्होंने लिखा। और इसके अलावा बहुत पोएट्रीज इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी, मगर कुछ इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। अब हमारे जो अगले पोएट हैं उनका नाम है मीर तकी मीर। आगे अमीर खुसरो के बाद कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे शायर है उनका नाम है मीर तकी मीर। इनकी जो बर्थ हुई वो 1772 में आगरा में हुई। ये इनकी अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट समझने की कोशिश करिएगा, बहुत कुछ है सबके बारे में पढ़ने को। आप कोई भी एक टॉपिक कहीं से ले लीजिए, आप कितना भी पढ़ सकते हैं, मगर स्टिक टू आवर सिलेबस और मोस्ट प्रोबेबिलिटी जिन क्वेश्चंस की होती है उन्हीं टॉपिक्स को कवर करने हैं। तो जैसे बड़ा इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिक्र हीर। जिक्र ए हीर इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी थी। ये पूछा जाता है जिक्र हीर किस पोएट की ऑटोबायोग्राफी थी। When नादिर शाह invaded Delhi, he went to Lucknow. जब नादिर शाह ने दिल्ली पे आक्रमण कर दिया, तो देखिए पोएट्स में होता है कि कौन दूसरा रूलर कैसा है, वो किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा नहीं देगा। तो नादिर शाह के इन्वेजन के बाद ये दिल्ली चले गए और दिल्ली में ये केयर कर रहे नवाब आसिफुद्दौला की, जिन्होंने इनको 300 रुपीस पर मंथ की सैलरी पे रखा अपने पास। उस वक्त 300 रुपीस पर मंथ की सैलरी पे रखा और पॉपुलरली नोन एज खुदाई सुखन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉपुलरली नोन, इनको मीर तकी मीर को खुदाई सुखन के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब है गॉड ऑफ पोएट्री। तो एक इनका ऑटोबायोग्राफी, एक ये नादिर शाह के इन्वेजन के बाद कहां चले गए, नवाब आसिफुद्दौला के पास चले गए जो, ठीक है, और लखनऊ में। और पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता, खुदाई सुखन के नाम से जाना जाता था। इनकी डेथ 1810 AD में हुई। इसके बाद जो हमारे अगले शायर हैं बड़े फेमस रहे हैं, हर कोई जानता है इनके नाम से, गालिब के नाम से। इनका पूरा नाम था मिर्जा असदुद्दौला खां गालिब, ठीक है। इनका जन्म भी 1797 में आगरा में हुआ। इनकी शादी जो थी वो 13 इयर्स की एज में हुई, इसके साथ हुई उमराव बेगम के साथ। और इनके जो फादर इन लॉ थे उनका नाम था मिर्जा इलाही बख्श खां, मिर्जा इलाही बख्श खां। और मिर्जा इलाही बख्श भी बहुत बड़े पोएट थे और उनकी जो पोएट्री जो टाइटल दिया गया था उर्दू गजल्स का, जो टाइटल गजल्स लिखी थी उनके फादर इन लॉ ने, उसका नाम था दीवान ए मारूफ। ये दीवान ए मारूफ किसने लिखी थी, मिर्जा इलाही बख्श खां, हु इज द फादर इन लॉ ऑफ मिर्जा गालिब, अब मिर्जा असदुद्दौला खां गालिब, ठीक है। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये वो फेमस पोएट थे जो इस टाइम 1857 रिवोल्ट के आई विटनेस थे। और एट द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट मिर्जा गालिब जो थे वो दिल्ली में थे उस वक्त। तो ये पूछा जाता है कि वो कौन सा पोएट था जो उस टाइम आई विटनेस था इस वर्क का। तो इन्होंने वर्क अंडर द केयर ऑफ नवाब वाजिद अली शाह और ऑफ अवध। इन्होंने भी क्या कहते हैं अवध, यानी ये लखनऊ वाला जो टेरिटरी रीजन है इसको अवध रीजन कहते हैं वहां पे इन्होंने मिर्जा वाजिद अली शाह की केयर में इन्होंने काम किया। और ये शायरी टीचर थे बहादुर शाह जफर के। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है हु इज द शायरी टीचर ऑफ बहादुर शाह जफर। और उनकी इस टीचिंग से खुश होकर बहादुर शाह जफर ने उनको 3 टाइटल्स दिए थे, जिसका पहला टाइटल का नाम था निजामुद्दौला, निजामुद्दौला, दाबिर उल मुल्क, दाबिर उल मुल्क, और तीसरा निजाम ए जंग, निजाम ए जंग। ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कोई भी एक टाइटल दे देंगे, ये टाइटल किसको दिया गया था, ठीक है। तो ये मिर्जा असदुल्ला खां गालिब को दिया गया था। किसने दिया था, ये बहादुर शाह जफर ने दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि बहादुर शाह जफर के मिर्जा गालिब शायरी टीचर हुआ करते थे। ये फ्रेंडली टॉक्स कहते हैं, मतलब जो आपस में बातचीत करते में ये एक तरीके से बात करते थे, उसको नाम दिया गया उर्दू ए मौला का नाम दिया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट बहुत लिटरेचर है मिर्जा गालिब का, मगर कुछ उसमें से फ्यू जो इनका इंपॉर्टेंट है।
वो है तेग ए तेज, नामा ए गालिब, लतीफ ए गालिब। ठीक है, तो लतीफ ए गालिब, नामा ए गालिब, ये इनके इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क थे। इनको टाइटल किसने दिया, किसकी केयर में काम किया? 1857 के रिवोल्ट में ये विटनेस हुआ करते थे। इनके फादर इन लॉ का नाम मिर्जा इलाही बख्श खान हुआ करता था। और अब इसके बाद हम एक दो और हमारे पोएट्स हैं उनके बारे में और पढ़ते हैं। आगे तीन और प्रोमिनेंट शायर हैं उर्दू पोएट्री के, इसमें सबसे पहले अल्ताफ हुसैन हाली। अल्ताफ हुसैन हाली का जो जन्म हुआ वो 1837 में पानीपत में हुआ, इंडिया में ही पानीपत में हुआ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ध्यान से चलिएगा। इस सब दो बायोग्राफीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हाली साहब की। एक है यादगार गालिब, क्या नाम है? यादगार गालिब। ये मिर्जा गालिब के ऊपर लिखी थी उन्होंने, ठीक है, बायोग्राफी उनकी। और दूसरी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हयात ए जावेद। ये बायोग्राफी इनकी सर सैयद अहमद खान साहब के ऊपर लिखी गई थी, ठीक है। और इन्होंने ये भी पूछा गया है, पूछा जाता है, वो बरखा रुत भी इन्होंने अल्ताफ हुसैन हाली जी के द्वारा लिखी गई थी। और उनकी डेथ हुई 30 सितंबर 1914 पानीपत में हुई। उसके बाद दूसरे हमारे बहुत ही प्रोमिनेंट शायर आते हैं, असरार उल हक मजाज। असरार उल हक मजाज साहब का जन्म फैजाबाद यूपी में पड़ता है, 90 अक्टूबर 1911 में हुआ। और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। एएमयू का जो तराना है, एएमयू का जो अपना सॉन्ग है, एएमयू का जो अपना सॉन्ग है वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया। ये मेरा चमन है, ये मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूं। ये एएमयू का जो तराना था उसने लिखा, असरार उल हक मजाज ने लिखा। और ये इन्होंने इसके अलावा उन्होंने और क्या लिखा था? उन्होंने साहब काबा, साज नाउ एंड नाउ। और इनकी डेथ 5 दिसंबर 1955 को लखनऊ में हुई थी। इसके बाद बड़े और प्रोमिनेंट शायर हैं, ये तब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कोई डिवीजन नहीं हुआ था, तब के इनकी पैदाइश है। 13 अक्टूबर 1911 को सियालकोट पाकिस्तान में फैज अहमद फैज साहब का जन्म हुआ। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उर्दू के वो पोएट जिनको नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर के लिए नॉमिनेट हुए थे। ये ध्यान रखिएगा, नॉमिनेट हुए थे, मिला नहीं था, मगर उसकी जगह फिर इनको लेनिन पीस प्राइज दिया गया था। लेनिन पीस प्राइज भी लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है। और उसके बाद इनके कुछ लिटरेरी वर्क है, नक्शे फरियादी, दस्त साबा, जिंदन नामा, ठीक है। और 20 नवंबर 1984 को लाहौर पाकिस्तान में इनकी डेथ हुई। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि फैज अहमद फैज साहब को लिटरेचर नोबेल प्राइज इन लिटरेचर के लिए नॉमिनेट हुए थे, मैं बार बार कह रहा हूँ। दूसरा असरार मजाज साहब जो इन्होंने एएमयू तराना लिखा था। और अल्ताफ हुसैन हाली साहब ने जावेद सर सैयद अहमद खान साहब के ऊपर हयात जावेद और गालिब साहब के ऊपर यादगार गालिब ये लिखा था। बेटा ये जो आज हमने टॉपिक कवर किया है, इस टॉपिक में उर्दू के फैक्ट्स और उर्दू के कुछ पोएट्स के बारे में बात करा है। इनको डेली बेसिस पे रीड करिएगा, इनको लेकर हेक्टिक मत हो जाइए कि सर कैसे याद होगा, क्या करेंगे। डेली बेसिस पे रीड करिएगा और बार बार इनको बहुत अच्छे से अपने नोट्स बना के रीड करिएगा इन्हें, जितना साफ साफ। उसके बाद इनको जो मैंने पॉइंट्स इसमें आपको बताए इंपॉर्टेंट, इनको हाईलाइट करिएगा। तो जब भी आप इन्हें रीड करेंगे तब तक ये आपके दिमाग में और ज्यादा इंप्रेस होते चले जाएंगे, छिपते चले जाएंगे ये, बिल्कुल ठीक है क्लास। ओके, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।